नमस्कार। तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास प्रश्नों के हल एवं उसके सटीक व्याख्या के संबंध में। वास्तव में यह वीडियो आपको 30 प्रश्न प्रस्तुत करेगा आपके सामने, और इस वीडियो में आप लोग 30 प्रश्नों का सटीक हल एवं व्याख्या भी पाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहने के लिए तो इसमें केवल 30 प्रश्न है, परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो आपके 100 से अधिक प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अर्थात मदर टेरेसा जो कि एक कैथोलिक ईसाई नन थी, उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना भाई? तो 1950 ईस्वी में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी। और ये जो मदर टेरेसा जी थी, इनका जन्म हुआ था आपको स्कोपजे में। और ये स्कोपजे है कहाँ? तो वास्तव में जो स्कोपजे है उत्तरी मैसिडोनिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी? उत्तरी मैसिडोनिया, एक यूरोपीय देश है, उसकी राजधानी है। साथ में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1979 में इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। अर्थात शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और इनका जन्म हुआ था जहाँ 1910 ईस्वी में स्कोपजे में, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी 1997 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व। अब हम व्याख्या की बात करें तो 1954 ईस्वी में भारत एवं चीन के बीच में यह एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था पंचशील समझौता। और भारत में उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और वहीं जो चीन का प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाउ एन लाई। और उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का खूब नारा दिया गया था। और जो कालांतर में 1962 ईस्वी में जब चाइना ने आक्रमण किया तो एक तरह से पंचशील समझौता एक तरह से टूट गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसमें सही उत्तर है या सही ऑप्शन है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब सवाल उठता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई थी। मतलब गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था, वहीं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे या किसको मानते थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। वास्तव में गोपाल कृष्ण जो गोखले थे एक उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, और इनको विशेष रूप से याद किया जाता है महात्मा गांधी के गुरु के रूप में। साथ में 1905 ईस्वी में इन्होंने बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। और एक और चीज़ है इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वह था आपको कि 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? तो ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। और वास्तव में जो साइमन कमीशन था इसकी स्थापना हुई थी आपको 1927 ईस्वी में। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को गठन हुआ था इसका। और किस लिए गठन किया गया था? तो उस समय 1919 ईस्वी का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था उसके अध्ययन के लिए, अर्थात कितना सुधार कार्यक्रम चलाया गया। मतलब यह हुआ कि साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया, गठन उसका 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसका उद्देश्य था 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का जांच करना या देखना। एक घटना और भी इस समय हुई थी 1928 ईस्वी में ही, लाला लाजपत राय जी की 1928 ईस्वी में ही लाहौर में जब वे विरोध कर रहे थे किसका? साइमन कमीशन का, उसी समय लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया गया था
और उसी समय 1928 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के कारण ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। वास्तव में जो 1929 का अधिनियम या अधिवेशन हुआ था वह हुआ था आपको लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था नेहरू जी के द्वारा। एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ही रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा को फहराया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 ईस्वी भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, ये ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी। अर्थात पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बगीचा है वहीं पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस घटना को अंजाम दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और सैकड़ों लोगों को मृत्यु को घाट उतार दिया गया था। मतलब देखा जाए तो 1919 ईस्वी का भारतीय इतिहास से क्या संबंध है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका पहली बार जो वंदे मातरम गीत को लिखा गया था इनके द्वारा, इनकी एक उपन्यास थी जिसका नाम था आनंद मठ। इसी आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? वंदे मातरम का। और साथ में यह भी देखने वाली बात है कि वंदे मातरम का जो गायन का टाइम है वह है 65 सेकेंड। और एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि 1896, ध्यान देना है, 1896 ईस्वी के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था पहली बार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है इसका मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे प्रारंभ में, परंतु स्वार्थवश वे मुस्लिम लीग के समर्थन में उतरे और इन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इसके पाकिस्तान शब्द के जनक की, तो 1933 ईस्वी में रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, रहमत अली, इनके द्वारा इस शब्द का प्रस्ताव रखा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो एक पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में। और पहला जो अधिवेशन था इसका बम्बई में हुआ था। उस समय बम्बई था, मुंबई नहीं था। और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहली बार जो अध्यक्षता किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का या राष्ट्रीय कांग्रेस का, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों जाना जाता है भाई सीमांत गांधी के रूप में? तो वास्तव में बलूचिस्तान एवं सिंध प्रांत के रहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार साहब, और ये कई आंदोलनों में इन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह को अपनाया था। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है इसका विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। यह वही जगह है दोस्तों जहाँ पे टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन? टीपू सुल्तान। तो राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो सही तरह इसका महाराजा जय सिंह, जिन्हें सवाई जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इन्होंने 5 वेधशाला मतलब क्या, लेबोरेटरी, भौगोलिक लेबोरेटरी, खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए इन्होंने निर्माण किया था। कहाँ कहाँ था? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन
एवं बनारस, इन 5 जगहों पर स्थापना किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में। क्यों भाई आदि ऐतिहासिक काल में क्यों? तो वास्तव में आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, और अगर लिखित साक्ष्य हो भी तो उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सके, उसे ही आदि ऐतिहासिक काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जो हड़प्पा समय का जो लिपि है उसको अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए इसका सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपको, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग मतलब क्या होता है? ऐसा युग जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो वास्तव में जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, जो भी वेद, उनके जो श्लोक हैं उनका यह गद्य भाषा में या एक विवेचना रूप में वर्णन करता है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। कई प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ थे आपको, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गुपद ब्राह्मण आदि आदि। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख का महत्व है, किस लिए है? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। वास्तव में अब यह समझ लीजिए कि बोगज कोई है क्या। तो बोगज कोई अभिलेख जो है एशिया माइनर या वर्तमान में सीरिया में स्थित है, ये सीरिया, और 1400 ईसा पूर्व में माना जाता है कि लगभग 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है, जिसमें कि वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। और इसमें 4 वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख है, जिनके नाम है आपको मित्र, वरुण, नासत्य और इंद्र। मतलब इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही तरह इसका ऑप्शन सी, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, 3 मंडल में, अर्थात ऋग्वेद के 3 मंडल में। और 3 मंडल की रचना किसने की थी? तो 3 मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान रखना, विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपको, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो उरायूर जो जगह था वह विशेष करके कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शन डी सही है इसका, मखली गोसाल साहब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिकतम थी? तो सही तरह इसका यूनानी लोगों की देन अधिकतम थी। वास्तव में माना यह जाता है कि एक जो यूनानी दूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, जैसे आप लोगों को प्रश्न मिलता भी होगा कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, ध्यान रखना है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किससे जुड़ा हुआ है? तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है इसी का निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया था, जो कि यूनानी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि सुदर्शन झील में बाढ़ के कारण जब बहुत सा नुकसान हुआ था, बांध टूट गए थे, तो रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से इसका मरम्मत करवाया था। और इसको अगर हम विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? सुदर्शन झील का। चंद्रगुप्त के समय में गवर्नर था पश्चिमी भारत का, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वहीं अशोक के समय में सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पर्णदत्त, उसके द्वारा कई नहरों को निकलवाया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसका सही उत्तर है इसका मास्की का लघु लिखा हुआ है, लघु सही में है ये, लघु मास्की का लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। वास्तव में मिलिंद पन्हो है क्या? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन, और नागसेन और एक यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर।
तो यूनानी से शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप है उसी का संग्रह है मिलिंद पन्हों में, अर्थात मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक इन्हीं दोनों के वार्तालाप पर आधारित है। इसमें व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, गुप्त वंश के द्वारा, अर्थात गुप्तों ने सबसे अधिक मंदिरों को दान दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। वास्तव में उत्तर वैदिक काल के समय में भी दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से विभाजन वर्णों का हो चुका था, परंतु स्पष्ट रूप से जहाँ तक बात है तो धर्मशास्त्र के समय में हुआ था ऐसा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इक्ता क्या था? तो एक प्रकार से समझ लीजिए आप कि राज्य था, या एक प्रकार से समझ लीजिए कि भूमि का बड़ा सा खंड, जिसको पहली बार प्रदान किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और गोरी का वास्तव में भारत में जो उत्तराधिकारी था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही बना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुई? खालिसा भूमि थी क्या? तो सरकारी भूमि थी। सल्तनत काल में सुल्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी। सुल्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी खालिसा भूमि। सबसे अधिक खालिसा भूमि का विकास हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। आगे हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? सही उत्तर है इसका चांदी एवं तांबा, ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा सा यह समझ लीजिए कि टंका का जो पहली बार निर्माण किया गया था और जित्तल का वह किया गया था आपको इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। टंका जहाँ चांदी का सिक्का था पहले, वहीं जित्तल जो था वो तांबे का सिक्का हुआ करता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है ये, बारहमासा की रचना किसने की? सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो। बारहमासा ही नहीं बल्कि कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, जिसमें एक था पद्मावत। पद्मावत में चित्तौड़ की रानी, अर्थात चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन, उनकी पत्नी थी पद्मावती, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से यह सेट समाप्त हुआ। आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग PDF चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको PDF उपलब्ध कराया जा सके।